गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम आज फिर से लेके आए हैं मैराथन क्लास। कल भी देखा है हमने, कल हमने मैराथन क्लास ली तो उसमें अभी तक किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया है, बैक रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी अब मेहनत हमारे लिए भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको लिए फिर हम मैराथन क्लास लेके आए हैं, तो आप सपोर्ट बनाइएगा। मैं यही इसी के साथ में क्लास स्टार्ट करना चाहूंगा। ज्यादा टाइम बचा नहीं है, कल से एग्जाम है, तो यही कहना चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब लाइक करें, क्योंकि ये आपके लिए है, हमारे को कोई फायदा नहीं होगा। ये आपके लिए लेके आए हैं शॉर्ट चीज, जिससे आपको शॉर्ट चीज पढ़ के बहुत अच्छा नॉलेज पाके आप एग्जाम देंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आए, इसीलिए लेके आए। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसी के साथ अपन चलते हैं कल की तरह आज फिर से क्वेश्चन की ओर। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने कल बात की थी क्वेश्चन की, तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हरे चारे के किण्वित उत्पाद को कहा जाता है। हरे चारे के किण्वित उत्पाद को कहा जाता है। किण्वित मतलब जानते हो, मतलब किण्वन। किण्वन ये किसके द्वारा होता है? जैसे दही में किण्वन होता है तो बैक्टीरिया होते हैं जो किण्वन करते हैं। तो इसी प्रकार से ऐसा कौन सा उत्पाद है जिससे किण्वन होता है? कौन सा है जो किण्वन करके उत्पाद तैयार किया जा रहा है पशु के हरे चारे के लिए? तो वो देखने वाले हैं हम। सूखी घास है। आपको बता दूं कि हे बनती है बरसीम की और रिंजगे की। हे बनती है हे बनती है, आपको बता दूं कि जो है वो बनती है बरसीम से। ध्यान रखना है, हे बरसीम से बनती है। ये हे किससे बनती है, किस अवस्था में इसकी कटाई की जाती है? इसकी कटाई पुष्पन अवस्था में की जाती है। पुष्पन अवस्था से पहले इसकी कटाई कर ली जाती है। इसको फिर सुखाया जाता है। इसके अंदर 14% नमी रखी जाती है। मात्र 14% नमी रख के इसको पशुओं को खाने के लिए हरे चारे के रूप में यूज किया जाता है। ये किण्वित पदार्थ नहीं है, तो इसमें 14% नमी होती है। इसको पुष्पन अवस्था में कटाई करते हैं, 14% नमी होती है और ये बरसीम से बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हरी खाद। नेक्स्ट है हरी खाद, ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर, आपको बता दूं ग्रीन मैन्यूर हरी खाद वे होती है। हरी खाद वे होती है जो जिनको पुष्पन अवस्था में हल के द्वारा मिट्टी में पलटा जाता है। इसको क्यों पलटा जाता है मिट्टी में, और किस कारण से और किसके द्वारा पलटा जाता है? इसको मिट्टी में, ग्रीन मैन्यूर को मिट्टी में इसलिए पलटा जाता है, एक तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए। ये ऐसी फसलें लगाई जाती है, दलहनी फसलें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, वो वाली फसलें लगाई जाती है। तो ये नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है एक तो मृदा में। एक ये नाइट्रोजन के साथ साथ ये करती है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाती है। एक मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाती है। और आपको बता दूं कि जो दलहनी फसलें हरी खाद के रूप में यूज लेते हैं, जितनी भी दलहनी फसलें हैं हरी खाद की यूज में ली जाती है, वो ज्यादातर हरी खाद के रूप में गंवार, ढेचा और सनई, लोबिया भी लिया जाता है, एक चावला है। तो मेजर क्रॉप ये यूज ली जाती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। आपको यह भी बता दूं कि सबसे ज्यादा
नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करती है वो रेंज का करता है, रेंज का करता है 210 केजी। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है रेंज का, जो मृदा के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। ये बहुवर्षीय होता है, इसको मतलब कि एक वर्षीय भी होता है, मुख्यतः बहुवर्षीय होता है। ये लंबी अवधि तक चलता है रेंज का। इसको लूसन के नाम से जाना जाता है। और बात करने वाले हैं हरी खाद की। इसको किस हल के द्वारा पलटा जाता है? हल की बात करें तो इसको एमबी हल के द्वारा पलटा जाता है, एमबी प्लाव के द्वारा, एमबी प्लाव के द्वारा पलटा जाता है इसको। और इसमें बात करें, ग्रीन मैन्यूरिंग 2 टाइप की होती है। ग्रीन मैन्यूरिंग के 2 टाइप है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, साथ ही साथ उतारते हैं, या आप पढ़ रहे हैं उतारना नहीं चाह रहे तो वो भी कर सकते हैं। ग्रीन मैन्यूरिंग 2 टाइप की होती है। ग्रीन मैन्यूर, ग्रीन मैन्यूर टाइप 2 होते हैं। इसकी हम बात करेंगे 2 टाइप। एक होता है इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू होता है बाहर से लाना, खेत में उगाना और खेत के अंदर ही एमबी प्लाऊ या हल के द्वारा, उसके द्वारा मिट्टी में पलट देना इन सिटू होता है। बाहर से नहीं लाना है, बाहर से लाएंगे तो एक्स सिटू, बाहर से लाके खेत में पलटना एक्स सिटू, खेत में उगाना खेत में पलटना एक्स इन सिटू। तो ये ध्यान रखना है। इसमें नाइट्रोजन की बात करूं मैं ग्रीन मैन्यूरिंग में, तो ग्रीन मैन्यूरिंग में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम परसेंट पाई जाती है 0.6, 0.2 और 0.6। ये इसमें नाइट्रोजन परसेंट है, ये इसमें फॉस्फोरस परसेंट है, इसमें के परसेंट है। मतलब कि इसमें 0.6% नाइट्रोजन पाई जाती है, 0.2% फॉस्फोरस पाई जाती है और 0.6% पोटेशियम पाई जाती है। तो ग्रीन मैन्यूरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से क्वेश्चन डेफिनेट पूछता है, एक या 2 क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं। आपको बता दूं कि ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए मुख्यतः सनई और ढेंचा लगाते हैं। सनई, ये आपको बता दूं नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है 80 से 85% नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ये 80 से 85% नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इसी के साथ में ढेंचा की बात करूं, ढेंचा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है 65 से 70%। ये इनकी परसेंटेज है कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम साइलेज, जो आपका क्वेश्चन के अनुसार क्या आंसर होगा अभी देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइलेज। साइलेज होता है, साइलेज ये रिंजके का बनाया जाता है। रिंजका और बरसीन दोनों से बनाया जाता है। आपको ये भी बता दूं, हे और बरसी, हे और साइलेज एक ऐसी है जो दोनों से बनती है, हे और साइलेज। ऐसी कौन सी फसल है जो दोनों तैयार किए जाते हैं, जा सकते हैं उस फसल से? उसका नाम है जई। जई से हे और साइलेज दोनों बनाए जा सकते हैं। तो यह भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साइलेज और हे निर्माण के लिए ऐसी कौन सी फसल है जो दोनों निर्माण के लिए सहायक है, तो वो है जई। ये ध्यान रखना है। अपन बात कर रहे थे साइलेज की, तो बात करते हैं साइलेज की। साइलेज ये मक्का, जवार, इनसे बनाया जाता है, इससे बनाया जाता है। प्लस ये भी ध्यान रखना है कि इसमें
जो लैक्टिक अम्ल है इसमें अम्ल की मात्रा कितनी परसेंट होती है? इसमें अम्ल की मात्रा होती है 3.5 से 5% के बीच होती है। ये ध्यान रखना है, 3.5 से 5% के बीच होती है अम्ल की मात्रा। इसमें जो साइलेज बनाने के लिए किण्वित के लिए किण्वन होता है वो किसके लिए होता है? इसमें क्या लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु आता है, वो दही में आता है, लैक्टिक अम्ल, इसमें के लिए लैक्टिक अम्ल प्लस CO2, जो इसके किण्वन में लैक्टिक अम्ल और CO2 सहायक होते हैं जो इसको किण्वन उत्पाद में तैयार करते हैं। और ये 3 से 4 माह में अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। इसको किसमें तैयार किया जाता है? साइलोट्रेच में, साइलोट्रेच, साइलोट्रेंच में इसको तैयार किया जाता है। ये 3 से 4 माह में तैयार हो जाती है। इसको पशु को हरे चारे के रूप में, हरे चारे के रूप में किण्वित उत्पाद के रूप में खिलाया जाता है। ये हो गया साइलेज, साइलेज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हरे पिंडक। हरे पिंडक होता है ग्रीन कैक्स। आपको बता दूं ग्रीन कैक्स भी 2 टाइप की होती है। ग्रीन कैक्स की बात करूं तो खलिया, जो बोलते हैं हम हिंदी में खलिया बोलते हैं ग्रीन कैक को, तो उसकी बात करूंगा मैं। इसके बाद मैं बात करूं मैं तो ग्रीन कैक्स, ग्रीन कैक्स, ग्रीन कैक्स भी 2 टाइप की होती है। खलिया, खलिया वैसे बात करूं मैं 2 टाइप, तो एक होती है प्लांट से, प्लांट केक, एक होती है एनिमल केक। प्लांट केक होती है वो होती है 2 टाइप की, खाद्य खली और एक होती है अखाद्य खली। नेक्स्ट बात करूं मैं एनिमल केक्स की। एनिमल केक्स में जो आता है आपका आ जाएगा ब्लड, बोन आ गई, हड्डी का चूरा, ब्लड, जो भी बच गए वो इसके अंदर आएंगे। जो खाद्य खली है, जो एनिमल है वो इसमें ब्लड और बोन आ गए। नेक्स्ट बात करूं प्लांट केक्स। प्लांट केक्स 2 टाइप की होती है, खाद्य और अखाद्य। खाद्य खलियों में मैं बात करूं तो एक तो हो गई सरसों की खली, एक हो गई मूंगफली की खली, एक हो गई तिल की खली। मुख्यतः ये 3 खलियां है, ये ध्यान रखना। इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है 7.2%। खाद्य खलियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन पूछ ले तो मूंगफली में पाई जाती है। सरसों की खली में बात करूं मैं 6% नाइट्रोजन पाई जाती है। तिल की खली में बात करूं तो 4%, 4 से 4.5 कुछ परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद में बात करूं अखाद्य खली। अखाद्य खलियों में बात करना चाहूं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पहले। इसके बाद में अखाद्य खलियों की बात करना चाहूंगा, समझ में आ रहा होगा। अखाद्य खलियों में बात करूं तो अखाद्य खली एक आ जाएगी कुसुम। कुसुम अखाद्य खली है। ये मुख्यतः जो छिलके रहित है उसमें 7.6% पाई जाती है, परंतु जो छिलके पाया जाता है उसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है 7.9%। ओवरऑल बात करूं मैं खलियों में तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है कुसुम की खली में। ओवरऑल में बात करूं तो नाइट्रोजन सर्वाधिक कुसुम की खली में 7.9%। अगर मैं बात कर रहा हूं खाद्य खलियों में सर्वाधिक, तो सर्वाधिक पाई जाती है मूंगफली की खली में। अगर मैं अखाद्य में बात करूं तो कुसुम में। इसके बाद में बात करूं महुआ की खली आ जाएगी। इसके बाद में बात करूं नीम की खली आ गई। तो ये चीजें हैं जो अखाद्य खलियों में आती है। अब मैं महुआ की खली की बात करना चाहूंगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक हानिकारक रसायन भी पाया जाता है
उसका भी नाम बताऊंगा मैं। तो मैं बात करता हूं महुआ की खली की। ये सबको पता चल गया होगा कि कितनी परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है। अब मैं बात करूंगा महुआ की खली की। महुआ की खली, इसकी मैं बात करूं तो इसमें एक रसायन पाया जाता है, उसका नाम है सेपोनिन। इस महुआ की खली को अदर जो भी अपन जो फसल हाउसेस रिड्यूस यूज ले रहे, जैसे FYM, कंपोस्ट, इनको एक माह पहले डालते हैं। अपन तो महुआ की खली है वो मंद गति से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है मृदा, मतलब मंद गति से मृदा को नाइट्रोजन प्रदान होता है, इसलिए इसको 2 से 3 मंथ पहले डालते हैं। ये मंद गति से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। ट्यूशन पूछ लेता है कि मंद गति से कौन सी खली है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, वो है महुआ की खली। इसमें रसायन पाया जाता है, वो है सेपोनिन, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इस ट्यूशन की। अब देखते हैं ट्यूशन। आपको जो भी इस ट्यूशन में 4 चीज बची, हरी खाद मैं चाहता तो आपको सीधा भी सोल्व करा सकता था, परंतु मैंने आपको इतनी डिटेल में बताया क्योंकि आप इस डिटेल को फोर्थ में देख के आप ट्यूशन को आगे आने वाले ट्यूशन को माइंड में आपके जो चल रहा है वो वापस से रिफ्रेश हो, जिससे आपके जो भी भूल रहे हो वो वापस याद आए। इसलिए मैंने ये ट्यूशन इतने सोल्व कराए, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब ट्यूशन की तरफ आते हैं। ट्यूशन को जरा देखते हैं। हरे चारे के किण्वित उत्पाद को कहा जाता है। मैं भी बता रहा था किण्वित उत्पाद क्या है। हे या सूखी घास ये किण्वित उत्पाद है, ये नहीं है। मैंने बताया किण्वित उत्पाद है, नहीं है। मैं बताया कि ये रेंजके से बनती है, इसमें 14% नाइट्रोजन, 14% इसमें नमी पाई जाती है, ये बताया। ये तो नहीं है। सेकंड नंबर पे हरी खाद, ये भी नहीं है। मैंने इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया कि किण्वित उत्पाद से, इसको बताया कि ये पुष्पन अवस्था में मिट्टी में मिला दी जाती है, दबा दी जाती है, तो ये भी नहीं है। थर्ड नंबर पे बात करूं साइलेज। साइलेज में बात की किण्वित उत्पाद है, इसमें लैक्टिक अम्ल और CO2 काम में लेते हैं। ये एक किण्वित उत्पाद है, इसमें अम्ल 3, 3.5 से 5 के बीच होता है, तो ये भी होगी, ये होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हरे पिंड, ग्रीन कैप्स। ग्रीन कैप्स में मैंने कहीं नहीं बताया कि ये किण्वित उत्पाद से तैयार होती है, इसलिए मैंने बताया कि ये जो हमको उत्पाद प्रोडक्शन मिलने के बाद, कोई भी फसल का प्रोडक्शन मिलने के बाद जो सीड होता है उसके द्वारा हमें ग्रीन कैप्स प्राप्त होती है, तो इसलिए ये भी किण्वित उत्पाद से तैयार नहीं होती है। बचा कौन? साइलेज। ये किण्वित उत्पाद से तैयार होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइलेज। fermented produce for green manuring, green forage is called hay है, गलत है। ग्रीन मैन्यूर, ये भी गलत है। थर्ड नंबर साइलेज। साइलेज में मैंने बताया कि ये किण्वित उत्पाद है, तो ये सही हो जाएगा। ग्रीन कैप्स ये भी नहीं है, तो राइट देन आंसर क्या हो गया? साइलेज। इस आंसर का टिक लगा लीजिएगा, साइलेज होगा इसका राइट देन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आपको मैं कल बात कर रहा था कि एक क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कराया जाएगा, इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। तो यही कारण आप जुड़े रहिएगा, एक चीज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। मैं बात करता हूं क्वेश्चन की। लंगड़ापन, कंधों और जांघों का सूजन, उच्च तापमान, 3 दिनों में मवेशियों की मृत्यु इसके प्रमुख लक्षण है। 3 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है। लंगड़ापन, कंधों और जांघ में सूजन आना, ये किसकी विशेषता है ये देखना है। एंथ्रेक्स, गलघोटू, निमोनिया, ब्लैक क्वार्टर, देख लिया। आप इसका आंसर बताओगे उतनी देर में मैं आपको चारों समझा देता हूं, चारों समझाता हूं, बहुत बेटर समझाऊंगा, आप समझिएगा। बात करता हूं मैं एंथ्रेक्स की।
बात करता हूं मैं एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स की मैं बात करूं, एंथ्रेक्स किससे के द्वारा होता है ये देखना है। एंथ्रेक्स होता है, इसका जो रोग कारक है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस, इसका रोगजनक है, याद रखना है बैसिलस बैसिलस एंथ्रेसिस इसका रोगजनक है। इसके लक्षण सिम्टम्स देखने हैं। इसकी अचानक मृत्यु हो जाना, पशु की अचानक से मृत्यु हो जाना, पशु के प्राकृतिक छिद्रों से काला कोलतार पदार्थ निकलना, पशु के प्राकृतिक छिद्रों से काला कोलतार पदार्थ निकलता है, मतलब एंथ्रेक्स। अगर पशु के पुट्ठों को सूजन आ रही है, वहां चीर कर देखने पे काला कोलतार पदार्थ निकलना, मतलब ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर। ये ध्यान रखना है। इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये मुख्यतः भेड़ में होता है। भेड़ में एंथ्रेक्स सबसे ज्यादा देखने को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो इन्फेक्ट करता है इसको, भेड़ को, और ये एक मानव पशु से मानव जनित बीमारी है। मतलब जो बीमारी पशु में है वो मानव में जाएगी, मानव से पशु में आ सकती है। तो ये बीमारी पशु से मानव में जाती है, आती जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है। ये ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है? जब भेड़ के ऊन का प्रोडक्शन लिया जाता है, तब जो व्यक्ति ऊन प्रोडक्शन करता है तो ये बीमारी उसके अंदर फैल जाती है। तो ये फैलती है तो इसे इंफेक्ट करती है, मानव को इंफेक्ट करती है, और ये सिम्टम्स इसमें आएंगे, इसकी डेथ हो जाएगी। जो सिम्टम्स भेड़ में थे इसकी डेथ हो जाएगी, दोनों सल्ट गए, काम खत्म। ये ध्यान रखना है। तो आपको जो भी जब भी भेड़ के ऊन उतारो तो मास्क या किसी भी वस्तु से ऐसी चीज का यूज लेना है जिससे वो इंफेक्ट ना हो, ऐसी चीज का यूज करना है। ये ध्यान रखना है। बैसिलस एंथ्रेसिस इसका रोगजनक है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये इसमें पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है, प्राकृतिक छिद्रों से काला कोलतार पदार्थ बाहर निकलता है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बात करूं, नेक्स्ट है गलघोटू, गला घोटू, गला घोटू एटोमेटिक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया के द्वारा गला घुटेगा आपका, किसी का आप जब है तो आपको तो किसी का गला घोटते हैं, मतलब दबा देते हैं, परंतु ये ऑटोमेटिक बैक्टीरिया घोटेगा इसका गला। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। गलघोटू, गलघोटू इसका एचएस के नाम से जाना जाता है, हेमरेजिक सप्तिया। इसकी मैं बात करूं, इसका रोगजनक है। सामान्य रोगजनक की मैं बात करूं, सामान्य की बात करूं तो मैं पास्चुरेला, पास्चुरेला मल्टीसोडा सामान्य रोगजनक है। पास्चुरेला मल्टीसोडा ये रोगजनक इन्फेक्ट करता है हर पशु में, और हर पशु में अलग अलग तरीके से, जैसे अलग अलग तरीके से, जैसे मैं नाम लिखूंगा इन्फेक्ट कैसे करता है। जैसे मैं बात करूं भैंस की, भैंस में पास्चुरेला, पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। मैं बात करूं गाय की, गाय की मैं बात करूं पास्चुरेला, पास्चुरेला बोविडी। मैं बात करूं भेड़ की और बकरी की, भेड़ बकरी में मैं बात करूं तो ये पास्चुरेला ओविस, पास्चुरेला ओविस के द्वारा फैलता है, मतलब इन्फेक्ट करता है। जैसे मैं बात करूं, आपको पूछ ले कि गलघोटू किसके द्वारा होता है सामान्यतः, तो आपको पढ़ना है पास्चुरेला मल्टीसोडा। परंतु आपको पूछ ले भैंस में गलघोटू किसके द्वारा, तो आपको पास्चुरेला मल्टीसोडा नहीं करना है, क्योंकि मेन पूछ रहा है। मेन किसके द्वारा था? पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। जैसे आपकी एक है, परंतु मेन है आपकी एक, परंतु वो 3 के पास जाती है तो 3 को इंफेक्ट कर रही है, मतलब कि मेन पूछ रही है कि आपकी मेन कौन है, तो उसका नाम बताना है। अगर आपको पूछे कि अदर कौन है,
नाम लेके पूछे उसका तो बताना है अलग। जैसे भैंस का नाम देके पूछ रहा है पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका, गाय के देके पूछ रहा है पास्चुरेला बोविडी, और भैंस और भेड़ और बकरी का पूछ रहा है तो पास्चुरेला ओविस। ये ध्यान रखना है। इसके मैं बात करूं तो सिम्टम्स की, मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो इसके सिम्टम्स भी, इसमें सिम्टम्स में मैं बात करूंगा, एक तो आहार नाल प्रभावित होती है, आहार नाल प्रभावित होती है। तो एक इसमें जो आहार नाल प्रभावित होता है, एक म्यूकस प्रभावित होता है, म्यूकस प्रभावित होता है। म्यूकस का रंग हो जाता है हल्का नीला, इसमें म्यूकस का रंग हल्का नीला हो जाता है। इसमें मैं बात करूं तो जब पशु श्वास लेने में दिक्कत होती है, पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। और एक और मैं बात करूं तो लास्ट है जो इंपॉर्टेंट भी है कि जब पशु सांस लेता है तो उस समय घर घर की आवाज आना, घर घर की आवाज आना क्या है कि इसके सिम्टम्स है गलघोटू। मेन बात करूंगी घर घर की आवाज आना पशु में किसके सिम्टम्स है, गलघोटू के। आपका गला दबा दे तो घर घर की आवाज नहीं आएगी, आपकी क्या आवाज आएगी, राम राम सत्य, ये आवाज आएगी थोड़ी देर बाद में, आपको कुछ नहीं पता चल। परंतु जब पशु के ये डिजीज होगी तो घर घर की आवाज आएगी, तो पता लगाना है घर घर की आवाज आ रही है। परंतु जब इंसान की ये डिजीज होगी तो पता नहीं चलेगा कि घर घर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये ध्यान रखना है, इंसानों में कहीं आप लग मत जाना सुनने घर घर की आवाज आना, ये नहीं आएगी कभी भी। इसके बाद में बात करूं ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर से पहले निमोनिया। निमोनिया की मैं बात करूंगा, ये एक मुख्यतः निमोनिया मुख्यतः ये मानव में ज्यादातर होती है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के द्वारा होती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के द्वारा ये रोग कारक है जो फैलता है, तो ये ध्यान रखना है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के द्वारा फैलती है। तो इसको ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के द्वारा ये फैलती है, तो इसकी मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। ये बायोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा, जब ट्यूशन आएगा तो उस टाइम आपके रिवीजन कराया जाएगा। निमोनिया किसके द्वारा होता है, ये किसको इन्फेक्ट करता है, ज्यादातर किसमें होता है और किसके कारण होता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी डिटेल के साथ। तो बने रहिएगा मिस्टर एग्रोज के साथ। मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा ब्लैक क्वार्टर। आपको मैं बता दूं कि ब्लैक क्वार्टर किसके द्वारा होता है। ब्लैक क्वार्टर होता है जो मुख्यतः जीवाणु जनित बीमारी है। ये भी क्या है, ब्लैक क्वार्टर जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। इसका नाम है ब्लैक क्वार्टर। इसको बोलते हैं लंगड़ी बुखार। लंगड़ी बुखार मतलब पशु लंगड़ा कर चलेगा। सिम्टम्स क्या है, मेन फर्स्ट सिम्टम्स है पशु को लंगड़ा कर चलना। पशु का लंगड़ा कर चलना, पशु के पुट्ठों में और जांग में सूजन आना, पशु के पुट्ठों और जांग में सूजन आना। थर्ड की बात करूं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर में बात करूं, पशु का सामान्य टेम्परेचर होता है, भैंस और गाय का सामान्य टेम्परेचर होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर जब ब्लैक क्वार्टर होगा तो ये टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाएगा। ये ध्यान रखना है। थर्ड सिम्टम्स है टेम्परेचर का बढ़ना। इसमें पशु के 3 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। 3 दिन बाद मृत्यु होना। इसमें पुट्ठों को दबाने पर चुर चुर की आवाज आना, पुट्ठों को दबाने पर चुर चुर की आवाज आना। चुर की आवाज आना मतलब चुरचुरिया भी बोलते हैं इसको, चुरचुरिया रोग। तो चुर की आवाज आना मतलब ब्लैक क्वार्टर। अब जब दबा के देखें तो चुर की आवाज आई, मतलब देखना है कि आवाज क्यों आ रही है, तो उसको चीर कर देखेंगे। मतलब चीर कर देखने पे क्या मिलेगा, काला कोलतार पदार्थ निकलना। काला कोलतार पदार्थ निकलना मतलब ब्लैक क्वार्टर। ये क्या है, सिम्टम्स है। मैं इसकी मेन बात करूं, अगर प्राकृतिक चीजों से काला कोलतार पदार्थ निकल रहा है मतलब एंथ्रेक्स। अगर पुट्ठों को चीर कर, पुट्ठों में सूजन दिख रही है, उसके बाद चीर कर देखने पे
अगर काला कोयता पदार्थ निकलना मतलब ब्लैक क्वार्टर इसका रोगजनक में बात करूं, इसका रोगजनक है इसका रोगजनक है बीक्यू का, वो याद रखिएगा क्लोस्ट्रीडियम परफिरिजेंस। क्लोस्ट्रीडियम परफिरिजेंस इसका जो रोग कारक है वो याद रखना है। बहुत बार पूछता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, क्लोस्ट्रीडियम परफिरिजेंस किस डिजीज का है, किस डिजीज का है, तो ये किसका है, बीक्यू का रोगजनक है, इसके कारण ये फैलती है। तो अब मैं इसका बता दिया हूं, अब मैं बात करूंगा कि जीवाणु वाले डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज क्या है, बैक्टीरियल डिजीज क्या होते हैं वो मैं बात करूंगा। बैक्टीरियल डिजीज की बात करूं तो एक बैक्टीरियल डिजीज है बीक्यू, एक बात करूं एंथ्रेक्स, एक है थर्डकिया, एक है बैक्टीरिया के द्वारा होता है थनेला, एक में बात करूं तो गलघोटू, एक बात करूं मैं गलघोटू के अलावा एक डिजीज और आती है, अन्य डिजीज भी है बैक्टीरिया द्वारा, मुख्यतः ये बीमारियां होती है, मुख्यतः पशु में ये बीमारियां होती है स्ट्रेप्टोकोकस, मुख्यतः जो जीवाणु के द्वारा होती है पशु में, ये मुख्यतः डिजीज है, ये ध्यान रखना है। इनका हम ज्यादा रिवीजन नेक्स्ट वन शॉर्ट क्लास में लेके आने वाले हैं, जो जुड़े रहिएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, बहुत को पता नहीं रहता है, बहुत से स्टूडेंट्स को, कि बैक्टीरियल वायरस डिजीज कौन से, बैक्टीरियल मैंने बता दिए, मैं बताऊंगा वायरस डिजीज। इसकी रखने की, याद रखने की ट्रिक है, इसको याद रखने की ट्रिक है, वायरस फर करके मर गया, वायरस फर करके मर गया, मतलब एफ का मतलब फाउल फोक्स, आर का मतलब रानी खेत, एफ का मतलब एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस द्वारा, आर का रिंडर पेस्ट, कोकनी रोग के नाम से भी जाना जाता है इसे, करके मतलब मैं से मरेक्स, गै से गंबोरा, और एक और है बात करूं चेचक, वो भी वायरस डिजीज है जो ज्यादातर मुर्गियों में होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करूंगा मैं इस क्वेश्चन का आंसर की, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इतनी चीजें बताई है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी बताया उसको नोट डाउन करते रहिएगा साथ में। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। मैंने बताया पशु का लंगड़ापन, कंधों और जांघों पर सूजन को चीर के देख, दबाने पे चुर की आवाज को दबा के देखा, दबाने के बाद चीरा लगाया, चीरा लगाने के बाद काला कोलता पदार्थ निकलना, मतलब बीक्यू, कंधों और जांघों पर सूजन, उच्च तापमान बताया सामान्य से 104 से 105 डिग्री होना, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होना, मतलब उच्च तापमान। 3 दिन में पशु की मृत्यु के लक्षण किस बीमारी के लक्षण है, ये देखना। फर्स्ट बात करूं एंथ्रेक्स में मैंने कोई भी बात नहीं की पशु की 3 दिन बाद मृत्यु, मैंने बात की पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है, प्राकृतिक छिद्रों से काला कोलता पदार्थ निकलना, ये बात की, तो मतलब एंथ्रेक्स को काट दीजिएगा। गला घोटदू, मतलब मैंने गला घोटने की बात की है, इसमें मैंने ये नहीं कहा सूजन आती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है नॉर्मल से, परंतु मैंने ये नहीं कहा कि इसमें पशु लंगड़ा कर चलता है, कंधों में सूजन आ जाती है, उच्च तापमान हो जाता है, या 3 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। तो इसमें भी मृत्यु होती है, मृत्यु क्यों होती है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें पशु को श्वास नहीं आएगा,
तो 1-2 दिन बाद पशु की मृत्यु हो जाती है, 2-3 दिन बाद पशु की मृत्यु, क्योंकि श्वास नहीं आएगा। जैसे अपन का गला दबाएंगे तो अपन को श्वास नहीं आएगा तो अपनी भी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये भी मतलब लंगड़ापन और कंधों में सूजन इसमें भी नहीं है। थर्ड, निमोनिया। ये निमोनिया मुख्यतः मानव में होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु द्वारा होता है, तो ये भी नहीं आएगा, तो ये भी कट गया। बचा कौन सा? ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर लंगड़ापन, कंधों और जांघों पर सूजन, उच्च तापमान और 3 दिन में मृत्यु। तो इसका राइट देन आंसर क्या जाएगा? ब्लैक क्वार्टर। इंग्लिश में देख लेते हैं। द लेमिनेज स्वेलिंग ओवर शोल्डर एंड थिंग्स, हाई टेम्परेचर, डेथ इन 3 days to a cattle are principal symptoms of। मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिसमें लंगड़ापन, स्वेलिंग एंड शोल्डर एंड थिंग्स आना, हाई टेम्परेचर और डेथ हो जाती है 3 days। तो कौन सा है? एंथ्रेक्स की बात नहीं की मैंने, आपको बता दूं गलघोटू की मैंने ऐसी बात कोई की नहीं, तो गलघोटू भी नहीं जाएगा। इसमें मैंने निमोनिया की बात नहीं की, तो ये भी राइट देन नहीं जाएगा। ब्लैक क्वार्टर राइट देन जाएगा, तो इसका राइट देन आंसर 4 नंबर। ये बताऊं आपको दिख रहा है यहाँ पे 2, ये मैं बात करूं 2 नहीं है, ये या ध्यान रखना है एंथ्रेक्स 2, तो ये नहीं समझना है एंथ्रेक्स नंबर 2 आ गया है डिजीज, तो ये 2 नहीं है, ये गलती से मिस्टेक से छप गया है, तो इसका ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि निमोनिया, यहां पी क्यों आ रहा है? पी इसलिए आ रहा है, पी की आवाज नहीं आ रही, निमोनिया पी तो आवाज नहीं आ रही, मतलब साइलेंट वर्ड है, ये ध्यान रखना है, कहीं गलत नहीं समझना है कि क्या है, तो इसको साथ में रखना है, ये ध्यान रखना है। इसका राइट देन आंसर में बता दूं आपको क्या जाएगा, इनका राइट देन आंसर जाएगा, वो जाएगा, इसका राइट देन आंसर जाएगा ब्लैक क्वार्टर। राइट देन आंसर ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर राइट देन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत समय ले रहे हैं, थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा। देखो हिसारडेल, हिसारडेल एक भेड़ की नस्ल है, बायोटेक के द्वारा तैयार की गई है। इस क्वेश्चन का पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा तैयार की गई है, ऐसे कौन सी भेड़ लेके उसका क्रॉस करवाया गया जिससे ये भेड़ तैयार हुई, और ये किसने तैयार की? बायोटेक के द्वारा, मतलब मॉडिफिकेशन की, मॉडिफाई की गई है, ये बायोटेक के द्वारा तैयार की गई नस्ल है, तो इसका संकरण पूछ रहा है। हिसारडेल भेड़ की एक नस्ल, नई नस्ल है, नई है, अभी तक बायोटेक ने नई तैयार की है, तो एक भेड़ की नस्ल है जो इनके प्रसंकरण के परिणाम स्वरूप होती है। मतलब संकरण पूछ रहा है कि ये भेड़ किस संकरण से तैयार की गई, तो इसको याद रखने की मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। याद रखना है तो आपको याद रखना है BEMR, BEMR, बीकानेरी ईव मेरिनोरेम, बीकानेरी ईव मेरिनोरेम, बीकानेरी ईव मेरिनोरेम मतलब बीकानेरी भेड़ मेरिनोमेडे, बीकानेरी भेड़ मेरिनोमेडे, याद रखने की ट्रिक है। मैं इसी के साथ एक और बता दूं, आपको पता होगा अभी बस्तर, यह भी पता होगा सेंटरशिप वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकानगर, मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक, ये अविकानगर मालपुरा टोंक में है। इसके द्वारा भेड़ की 2 नस्लें तैयार की गई, अविबस्तर और अविकालीन, इनका संकरण है, वो मैं बताऊंगा आपको। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसके बाद मैं आपके अविबस्तर और अविकालीन की बात करूंगा। इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है हिसारडेल भेड़ की एक नई नस्ल है जो संकरण के परिणाम स्वरूप होती है। मैं बताया कि ये बायोटेक के द्वारा तैयार है, तो ये बायोटेक ने तैयार किया है, तो इसका आंसर जाएगा राइट देन। पढ़ते हैं बीकानेरी भेड़ और मेरिनोमेडे, बीकानेरी मेडे और मेरिनो भेड़, बीकानेरी भेड़ और बीकानेरी मेडे, मेरिनो भेड़ और मेरिनो मेडे। राइट देन आंसर देखना, मैंने अभी ट्रिक बताई BEMR, बीकानेरी ईव मेरिनोरेम, बीकानेरी ईव मेरिनोरेम, तो इसका बीकानेरी ईव मतलब भेड़, भेड़ को बोलते हैं ईव, बीकानेरी भेड़ और मेरिनोमेडे, ये इसका क्या है? राइट देन आंसर जाएगा, तो इसका राइट देन आंसर जाएगा बीकानेरी भेड़ और मेरिनोमेडे। इसका राइट देन आंसर जो जाएगा वो जाएगा बीकानेरी भेड़
बीकानेरी भेड़ और मेरिनो मेढे। आगे बात करते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। हिसारडेल इज ए न्यू ब्रीड ऑफ शिप resulted from cross of Bicaneri ewe and Merino rams, Bicaneri ewe ram and Merino ewes, Bicaneri ewes and Merino rams, Merino ewes and Merino rams। इसकी मैं बात करना चाहूंगा तो इसका राइट देन आंसर की बात करूंगी तो इसका राइट देन आंसर होगा, वो होगा राइट देन आंसर। इसका भी क्या हो जाएगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रैम। ट्रिक बताई थी मैंने, बीकानेरी यूज एंड टू मेरिनो रैम। याद रखना है, इसके क्रॉस से जो बनेगी वो बनेगी हिसारडेल। ये संकर्ण बहुत बार पूछता है, बहुत बार अभी अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ रहा है हिसारडेल किसका संकरण है, तो ये याद रखना है ये बायोटेक से तैयार नस्ल है। आपको बता दूं बायोटेक से निर्माण एक कपास भी है, बीटी कपास, जिसको बोलते हैं बीटी कॉटन, ये भी बायोटेक से निर्मित है, तो ये भी ध्यान रखना है हिसारडेल भी बायोटेक से निर्मित है। तो इसको याद रखना है बीई इंटू एमआर, मतलब बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रैम हिसारडेल। अब मैं बात करना चाहूंगा कि अविवस्त्र और अविकालीन जो कश्मीरी द्वारा निकाले गए हैं, जो स्थित है अविकानगर मालपुरा टोंक, इसके द्वारा दो भेड़ की नस्ल निकाली गई है। इसको याद रखने की भी एक ट्रिक बताऊंगा। अविवस्त्र मतलब चोखे वस्त्र, कौन तैरता है चोखे वस्त्र, मेरिनो चोखे वस्त्र। अविवस्त्र मतलब चोखे वस्त्र, कौन तैरता है मेरिनो, मतलब अविवस्त्र का संकलन हो जाएगा मेरिन, चोकला इंटू मेरिनो, चोकला इंटू मेरिनो संकलन हो जाएगा अविवस्त्र का संकलन है चोखे वस्त्र मतलब मेरिनो। चोखे वस्त्र कौन तैरता है मेरिनो, तो चोकला, अविवस्त्र का संकलन हो गया चोकला इंटू मेरिनो। चोकला की एक विशेषता बताऊंगा मैं आपको, ये इसकी एक विशेषता है, इसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। इसे राजस्थान की मेरिनो पूछ ले, राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है, चोकला। मेरिनो की बात करूं ये स्पेन की है, मैं मेरिनो की बात करूं ये स्पेन की है। आगे बात करूं मैं अविकालीन का संकलन बनाया गया, मतलब कालीन, मतलब चोकला इंटू मालपुरा, चोकला इंटू मालपुरा। अगर ये पता है तो नेक्स्ट वाला आप ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, क्योंकि एक पता है ना तो एक ऑटोमेटिक याद आ जाता है। पर याद रखना है चोकला इंटू मेरिनो, चोकला इंटू मेरिनो, ये याद रखना है। इस संकलन को गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत हो गया मतलब कि 5 नंबर कम, मतलब आप कितनी कॉलेज से कितने बच्चों से पिछड़ जाओगे, ये याद रखना है। ये ट्रिक बता रहा हूं, चोखे वस्त्र कौन कहता है मेरिनो, मतलब चोकला इंटू मेरिनो। अब मैं इसके साथ इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन होगा बीई, बीकानेरी यूज और मेरिनो रैम, ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी मवेशियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी मवेशियों और भैंसों को युवावस्था और यौन परिपक्वता पर औसत उम्र के संबंध में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। शुद्ध नस्ल के विदेशी मवेशी, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है शुद्ध नस्ल के विदेशी मवेशी, सेकंड ऑप्शन दे रखा है जेबू मवेशी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है भैंस, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है संकर नस्ल के मवेशी। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुने। ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, जो भी है वो देखते हैं, पहले बात करते हैं अपन इसकी। बात करें हम जेबू बोलते हैं गाय को, और गाय कौन सी, देसी गाय कुबड़ पाई जाती है, कुबड़ उपस्थित देसी गाय।
कुबड़ अनुपस्थित, कुबड़ अनुपस्थित। बोस इंडिकस, बोस टार्टस, याद रखना है इनका जूलॉजिकल नेम बोस इंडिकस और बोस टार्टस। बोस इंडिकस है जो है कुबड़ रहित वाले का, बोस इंडिकस कुबड़ रहित, बोस टार्टस कुबड़ युक्त, मतलब कुबड़ पाई जाती है बोस टार्टस। इसके बाद में बात करूं, देसी गाय को बोलते हैं जेबू। इसकी मैं यौवन अवस्था या मैच्योरिटी स्टेज की बात करूं तो इसकी होती है 28 से 30 माह। मैं एक बार आपको सीक्वेंस में बता देता हूं सही तरीके से कि किसकी कितनी होती है। मैं बात करूंगा पहले भैंस की। भैंस की मैच्योरिटी स्टेज वो होती है 48 माह, 48 से 46 से 48 माह होती है। इसके साथ में बात करूं, भैंस को ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है भैंस को। इसके साथ में बात करूं, इसका जूलॉजिकल नाम है बुवेलिस बुवेलिस, इसका जूलॉजिकल नेम है बुवेलिस बुवेलिस है। इसकी यौन अवस्था 48 माह की होती है। नेक्स्ट बात करूं जेबू मवेशी। इसके बाद सीक्वेंस से बात कर रहा हूं जेबू। मवेशी भी ध्यान रखना है, गाय को मवेशी भी बोलते हैं, बहुत बार पता नहीं रहता है मवेशी किसको बोलते हैं। गाय को मवेशी बोलते हैं जेबू, जेबू गाय मतलब देसी, देसी गाय को जेबू बोला जाता है। देसी गाय की यौन अवस्था मान के चलते हैं 28 से 30 माह। ये भी 2 टाइप की होती है, जेबू गाय भी 2 टाइप की होती है, एक होती है एक कुबड़, कुबड़ उपस्थित, और एक होती है कुबड़ अनुपस्थित। कुबड़ उपस्थित इसका जूलॉजिकल नेम है बोस टार्टस, कुबड़ अनुपस्थित है उसका नाम है बोस इंडिकस। ये याद रखना है जूलॉजिकल नेम, बहुत बार पूछा जाता है। इसके साथ में बात करूं, इसकी यौन अवस्था मैच्योरिटी स्टेज 28 से 30 माह है। थर्ड बात करूं मैं संकर नस्ल के मवेशी। संकर नस्ल के मवेशी की मैच्योरिटी स्टेज होती है, नस्ल के मवेशी की स्टेज होती है, जो संकर नस्ल के मवेशी है उनकी मैच्योरिटी स्टेज होती है 22 से 24 माह। 22 से 24 माह संकर नस्ल के जो भी मवेशी है उनकी मैच्योरिटी स्टेज होती है। इसके साथ में बात करूं शुद्ध नस्ल के विदेशी मवेशी, शुद्ध नस्ल के विदेशी मवेशी की बात करूं मैं तो इसमें होती है 15 से 18 माह, 15 से 18 माह होती है वो शुद्ध नस्ल के विदेशी मवेशी की 15 से 18 माह होती है मैच्योरिटी स्टेज। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अलग पूछ सकता है एक साथ पूछ सकता है। सबका जूलॉजिकल नेम याद होना चाहिए, फैमिली याद होनी चाहिए। भैंस और गाय दोनों एक ही फैमिली में आती है, इसकी फैमिली है एक की फैमिली है, दोनों की फैमिली है बोविडी। इसमें बात करूं मैं टुएन की बात करूं तो भैंस के अंदर बात करूं मैं 48 और 50 दोनों पाए जाते हैं, गाय के अंदर बात करूं तो 60 टुएन पाए जाते हैं। थर्ड में नंबर पे बात करूं तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसका आंसर देखते हैं, इसको बताते हैं सीक्वेंस के साथ, देखना बताना। डेयरी मवेशियों और भैंसों को युवावस्था और यौन परिपक्वता पर औसत उम्र के संबंध में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है शुद्ध नस्ल के विदेशी मवेशी। मैंने बताया शुद्ध नस्ल के विदेशी मवेशी की मैच्योरिटी स्टेज होती है 15 से 18 माह है। सेकंड बात की मैंने जेबू मवेशी देसी गाय, इसकी होती है 28 से 30 माह। थर्ड मैंने बात की भैंस, भैंस की होती है 48 माह। संकर नस्ल के मवेशी मैंने बात की 22 से 24 माह। अब इसको सीक्वेंस से जमाता है, दिए गए सही उत्तर पहले जचेगा भैंस, मतलब सी ऑप्शन पहले आएगा, फिर आएगा बी ऑप्शन, फिर आएगा डी ऑप्शन और फिर आएगा ए ऑप्शन। देखते हैं कौन सा है, सी। अब देखना इसमें भी दिमाग लगाना था, ये भी सही हो सकता था। पहले देखना सी, मतलब कि सी इसमें, मतलब ये गलत हो गया, सी है इसमें, सी तीनों में है, सी आ गया। सेकंड देखना है डी, डी नहीं बी देखना, मतलब जेबू मवेशी, बी किसमें है इसमें, तो मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा सेकंड, मतलब कि अगर आपको दो का पता भी नहीं है तो भी आपका करेक्ट आंसर जाएगा, तो ये भी देखना है। सेकंड नंबर पे बात करूं बी, मतलब जेबू मवेशी। थर्ड नंबर पे बात करूं संकर नस्ल की, मैंने बताया 22 से 24 माह, तो थर्ड नंबर पे डी आ जाएगा।
लास्ट एंड फाइनल बात हुई में शुद्ध नस्ल के मवेशी, तो उसकी होती है 15 से 18 माह, तो क्या आ जाएगा ए, तो ऑप्शन जाएगा ए। मतलब कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट देन आंसर जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं, अरेंज द डेयरी कैटल एंड बफेलो विथ रेस्पेक्ट टू एवरेज एज, एवरेज एज मैच्योरिटी फ्रॉम मोबिलिटी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इन डिक्रेसिंग ऑर्डर, डिक्रेसिंग ऑर्डर मतलब कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला है प्योर ब्रीड एक्सोटिक कैटल, सेकंड ऑप्शन है जेबू कैटल, थर्ड ऑप्शन है बफेलोज, फोर्थ ऑप्शन है क्रॉस ब्रीड कैटल। तो इसका राइट देन आंसर मैंने बताया है, राइट देन आंसर जाएगा इसमें चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका राइट देन आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन, राइट देन आंसर क्या जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमे हुए दूध उत्पाद में शामिल है कुल्फी, आइसक्रीम, घी, दही। जमे हुए दूध उत्पाद में शामिल है कुल्फी, आइसक्रीम, घी, दही। नीचे भी देखना है, नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनें। कौन से उत्पाद जमे हुए दूध में शामिल है? तो है कुल्फी, आइसक्रीम, घी और दही। मैं बताऊं आपको कि कुल्फी और आइसक्रीम इसमें आसान तरीके से दिख रहा है, इसमें आसान तरीके से दिख रहा है कि इसमें कुल्फी जमा हुआ उत्पाद है, आइसक्रीम भी जमा उत्पाद है, हम खाते हैं जमा हुआ, परंतु घी भी जमाते हैं परंतु जम नहीं पाता है ना, वो मतलब वापस पिघल जाता है या फिर जमता नहीं है, तो घी भी गलत हो जाएगा, इसमें गलत है घी। और दही, दही कभी जमता नहीं है तो इसका दही भी गलत। अब आप बोलोगे सर जमे हुए उत्पाद, ऐसे तो दही को जमाते हैं, बोलते हैं गांव में दही जमाना, वो जमाना नहीं है। जमाना मतलब एक उसको फ्रीजर में रख के जमाते हैं, एक निश्चित आकृति देना, वो है जमा हुआ उत्पाद। तो ये दो चीजें जमी हुई है, कुल्फी और आइसक्रीम, दही और घी नहीं है, तो इसमें राइट देन आंसर जाएगा कुल्फी और आइसक्रीम। तो ऑप्शन देखना है केवल ए और बी, तो इसका राइट देन आंसर केवल ए और बी जाएगा। इधर बात करते हैं फ्रोजन मिल्क प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स इंक्लूड, फ्रोजन मिल्क में कौन सा प्रोडक्ट इंक्लूड किया गया है इसकी बात कर रहा है, तो इसमें कुल्फी, कुल्फी राइट देन आंसर है, राइट देन आंसर कुल्फी जाएगा, कुल्फी जमा हुआ उत्पाद है। आइसक्रीम ये भी जमा हुआ उत्पाद है, घी जमा हुआ उत्पाद नहीं है, दही भी नहीं है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ए एंड बी ओनली, ए बी एंड डी ओनली, ए बी सी डी ओनली और बी सी डी ओनली। इसका आंसर जाएगा कुल्फी और आइसक्रीम, तो ए और बी ओनली, राइट देन आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वसा से भरपूर दूध उत्पाद में शामिल नहीं है। ऐसा कौन सा है जो वसा से भरपूर दूध उत्पाद में शामिल नहीं है? कौन सा उत्पाद है मैं बता दूं आपको, वसा से भरपूर नहीं है जो, एक तो खोवा, खोवा में वसा मात्र नाम मात्र वसा पाई जाती है, इसको निकाल लिया जाता है वसा को, और इसका उपयोग बर्फी बनाने में, मिठाइयां बनाने में किया जाता है। तो एक इसमें वसा इसमें नहीं पाई जाती है, मतलब ना परसेंट, मतलब कि 10% वसा पाई जाती है मात्र, मान के चले तो इसके घी। सेकंड बात करूं मैं घी में 99% वसा पाई जाती है, और ये एक सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है इसमें घी हो जाएगा। कुल्फी में वसा नहीं पाई जाती है, तो कुल्फी तो एटमॉस्फेयर की तरीके से गलत है, ये तो पूरी तरह से गलत है। थर्ड मैं बात करूं मक्खन, मक्खन में भी फैट पाया जाता है 40 से प्लस, 40% से अधिक फैट पाया जाता है, और मक्खन 4 प्रकार की फैट पाई जाती है। तो ये भी अपन नेक्स्ट क्लास में वन शॉट में बात करेंगे, कौन कौन सी वसा है 4 प्रकार की मक्खन में, उसकी बात करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में बंधु अभी मैं बात करने वाला हूं कि कौन सा वसा से भरपूर उत्पाद है। नेक्स्ट इसके नीचे पढ़ते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर छानिए।
केवल ए और बी और डी सही है, केवल बी और डी सही है, ए बी सी डी सही है, केवल बी और सी और डी सही है। इससे बात करूं मैं मक्खन, राइट देन बताया मैंने। नेक्स्ट बताया मैंने घी, ये मैंने बताया खोवा में वसा पाई जाती है, नाम मात्र की वसा पाई जाती है, तो ये भी गलत है हो जाएगा। तो मैं बात करूं तो घी और मक्खन, तो राइट आंसर जाएगा इसमें ए और सी। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, ए और सी का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अब इसका आंसर क्या जाएगा आपको बताऊं, खोवा में भी वसा पाई जाती है। इस प्रकार से इसका देखा जाए तो खोवा में भी वसा पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि शामिल नहीं है, वसा से भरपूर उत्पाद में शामिल नहीं है। अपन ने पढ़ा शामिल है, शामिल है वो है मक्खन और घी, जो नहीं है वो है खोवा और कुल्फी। तो इसका राइट देन आंसर जाएगा बी और डी। ध्यान रखना है केवल बी और डी। अपन ने पढ़ने में मिस्टेक कर दी थी, उस टाइम देखा नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा कि शामिल है। तो यही ध्यान रखना है एग्जाम में भी कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है। तो इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट देन आंसर जाएगा बी और डी, मतलब खोवा और कुल्फी शामिल नहीं है। फैट रिच मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सक्लूड फैट रिच मिल्क प्रोडक्ट्स खोवा, घी और कुल्फी कौन सा इंक्लूड नहीं है ये पूछ रहा है। तो कौन सा इंक्लूड नहीं है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मतलब मैंने बताया खोवा और कुल्फी इंक्लूड नहीं है, तो इसका राइट आंसर जाएगा डी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बने रहिएगा यूट्यूब के साथ, यूट्यूब अपने चैनल के साथ। तो आपका आगे भी ऐसे ही आपके लिए मैराथन क्लास आने वाली है, रेगुलर मिलते रहिएगा। तो हमारे को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका सहयोग बना रहेगा। तो ऐसे ही और मैराथन क्लास लेके आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। यह क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस होता है, बताओ इसका राइट आंसर होगा 10 जुलाई। डायरेक्ट बात कराऊंगा इसकी, 10 जुलाई होगा। ये कैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, ये अपने पूछे नहीं जाते, पूछ लिया मतलब सीयूटी लेवल थोड़ा पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ में जुलाई आया तो एक बात और करना चाहूंगा, आईसीआर की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में। आईसीआर की स्थापना हुई 16 जुलाई को, आईसीआर डे मनाया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई। ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईसीआर एस्टैब्लिश्ड डे, तो ये इसका भी ध्यान रखना है 16 जुलाई 1929 को है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, नेशनल फिश फार्मर्स डे। नेशनल फिश फार्मर डे इज सेलिब्रेट इन इंडिया ओनली। तो कब करते हैं, 10 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट में चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने जैसे बात की थी कि मिट्टी की सतह को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की सतह को किसी भी सामग्री से ढकना। मिट्टी की सतह है उसको किसी सामग्री के द्वारा ढकना, मतलब ऊपर ढकना। क्यों ढकते हैं ये भी बात करेंगे, रीजन क्या है वही जानेंगे ना, इसलिए तो आए हम आपको बताने। ढकना के रूप में जाना जाता है, हरी खाद के रूप में जाना जाता है, संरक्षण कर्षण के रूप में जाना जाता है, पलवारना नहीं है, पलवार है, पलवार। ये लिखने में मिस्टेक हुई है और समोच्च का चीज, इसको मैं बताऊंगा। हरी खाद मैंने आपको जिक्र किया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि हरी खाद की डेफिनेशन बात की मैंने, हरी खाद के उद्देश्य बात की मैंने, हरी खाद की टाइप्स की बात की, हरी खाद में न्यूट्रिएंट्स कितने पाते हैं, हरी खाद कौन कौन सी यूज लेते हैं, हरी खाद में कितनी परसेंट नाइट्रोजन होती है, सारी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। संरक्षण कंजर्वेशन टिलेज, मतलब टिलेज ढकना, टिलेज इसमें कुछ मतलब नहीं आ रहा ना, संरक्षण का मतलब टिलेजिंग, संरक्षण कार्य मतलब उखाड़ना क्रिया करते हैं, जलाने की, उखाड़ने की पौधों को अनावश्यक वो कर दिया जाता है, पानी भरना, तो वो भी नहीं आएगी इसमें। पलवारना मतलब मल्चिंग, समोच्च खेती, समोच्च खेती की बात करते हैं। कंट्रोल फार्मिंग, कंट्रोल फार्मिंग की बात करूं मैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, 3 से 10% ढलान में की जाती है, ये मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए की जाती है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। तो ये भी ध्यान रखना, कंट्रोल फार्मिंग पहाड़ी क्षेत्रों से है, तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं है कि मिट्टी की सतह को ढकना, इस तरह भी रिलेशन। मल्चिंग, पलवार का यूज मिट्टी को ढकने के लिए किया जाता है, मिट्टी को ढक के इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मृदा में हार्मफुल जो इंसेक्ट है, जो भी इंसेक्ट या अदर डिजीज या जो वायरस जो भी पाया जा रहा है मृदा में, उसको नष्ट करने के लिए पलवार करते हैं, जिससे मृदा का टेम्परेचर बढ़ जाता है। मृदा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हार्मफुल इंसेक्ट नष्ट होंगे, तो जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी,
यील्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उत्पादकता और किसानों को लाभ ज्यादा प्राप्त होगा। तो पलवार से मिट्टी की सतह को ढका जाता है, ढकने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ता है, इससे मृदा की नमी भी बनी रहती है, इससे सिंचाई जो सिंचाई करते हैं वो भी कम करनी पड़ती है। अगर आप पलवार का यूज करें तो सिंचाई भी कम करना पड़ता है, क्योंकि इससे टेम्परेचर बढ़ेगा परंतु नमी कम वाष्पोत्सर्जन होगी। जैसे टेम्परेचर से नमी वाष्पोत्सर्जन होती है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगी, तो इससे सिंचाई भी कम करनी पड़ेगी। तो ये भी ध्यान रखना है। तो मिट्टी की सतह को किसी भी सामग्री से ढकना कहा जाता है पलवार से ढका जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। यह है पलवार, इसका मेन आंसर इंग्लिश में देखते हैं। कवरिंग द सरफेस ऑफ द सोइल बाय एनी मटेरियल इज नाउ एज, मतलब कि सरफेस को ढकने के लिए कौन सा मटेरियल यूज में लेते हैं वो है ग्रीन मैन्यूरिंग। बहुत बताया मैंने, बहुत बार ग्रीन मैन्यूरिंग तो हो ही नहीं सकती है। कंजर्वेशन टिलीज ये भी नहीं हो सकता। टिलीज का काम क्या है? टिलीज का काम है मृदा को पलटना, मतलब भौतिक दशा सुधारना, तो ये काम है टिलीज का। तो यहाँ ढकने के लिए बोल रहा है, मतलब तो कोई रिलेशन नहीं है कंजर्वेशन टिलीज का। थर्ड बात मल्चिंग को ढकते हैं। मल्चिंग यानी मलच बिछाना, मतलब कि उसके मर्दा है उसके ऊपर परत बिछा देते हैं, घास फूस की आजकल पॉलीथीन भी आने लगी है वो भी बिछाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये ढकने के लिए कहते हैं, इससे टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे हार्मफुल इंसेक्ट है वो नष्ट होंगे। तो ये ध्यान रखना है इसका। राइट लेन मल्चिंग और कंट्रोल फार्मिंग मैंने बताया पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, पानी के बहाव को कम करने के लिए, जिससे मिट्टी बहकर कम जाए, इसलिए कौन सी करते हैं? कंट्रोल फार्मिंग करते हैं। ये 3 से 10% का ढलान में करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर जाएगा इसका मल्चिंग। राइट लेन आंसर टिक लगा लीजिएगा मल्चिंग। राइट लेन आंसर याद रखिएगा मल्चिंग होगा। राइट लेन आंसर मल्चिंग, और इसमें भी टिक लगा लीजिएगा मल्चिंग के ऊपर, तलवार के ऊपर, ये गलत हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको ये बता दूं, हम आपके लिए मैराथन क्लास लेके आए हैं, उसके साथ साथ हम एक ट्यूशन नहीं सोल्व कर रहे। मैं आपको कल भी बता रहा था कि हम एक ट्यूशन सोल्व नहीं कर रहे, हम एक ट्यूशन सोल्व नहीं कर रहे, हम सोल्व कर रहे हैं कम से कम एक ट्यूशन में 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये ना देखे कि एक ट्यूशन सोल्व कर रहा, 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व कर रहे और शॉर्ट तरीके से, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे इतनी क्लासेस है, आप वहां जाकर देख लीजिएगा, ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। आपको एक ट्यूशन है तो एक ट्यूशन के साथ 2 ट्यूशन सोल्व करा दे, तो इतना कंटेंट हम कह रहे हैं कि 4 से 5 ट्यूशन अभी तक कोई सोल्व नहीं कराता है हमारे अलावा। देख लीजिएगा आप यूट्यूब पे जाके, तो जुड़ जाइएगा। आपको एक ट्यूशन में 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर और जानने हैं तो जुड़ जाइएगा मिस्टर एग्रोज चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, हंसी मजाक की वीडियो भी आएंगे आपके लिए, जिससे आप पढ़ाई के समय आपको बोरिंग ना लगे। हमेशा पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई भी के साथ साथ जो भी आपका इंटरेस्ट है उत्तर भी होना चाहिए, हंसी मजाक भी होनी चाहिए। तो आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाएंगे अपने चैनल पे, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगा रहे, उनको देखने के बाद इंटरेस्ट बढ़े। तो ये नहीं है कि आप पढ़ाई में ध्यान दो। एग्जाम आ रही है, डिप्रेशन नहीं लेना है, डिप्रेशन लेना नहीं है। कल से एग्जाम है तो सबको मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक है, पेपर अच्छे से करना है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अपनी क्लास देखिएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ 75% यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना, ये मैं गारंटी लेता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप प्रणाली में। पादप प्रणाली में पाया जाने वाला पोषक तत्व, पोषक तत्व कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है, वो 17 पोषक तत्व है। जो पौधे के लिए आवश्यक है वो होंगे तो पौधे का निर्माण होगा, वो नहीं होंगे तो पौधा नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा 4 क्रियात्मक पोषक तत्व, 4 है क्रियात्मक पोषक तत्व। तो ये ध्यान रखना है, 17 आवश्यक है, 4 जरूरी नहीं है, हो तो सही है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 17 होना आवश्यक है। जब बोलते हैं 17 है तो खतरा है, मतलब 17 नहीं है तो खतरा है, ध्यान रखना है। मतलब पोषक तत्व होना चाहिए, पौधे के लिए आवश्यक है। पादप प्रणाली में पाए जाने वाले पोषक तत्व जो केवल एक्रोपेट्रल दिशा, अभी तक कोई नहीं समझ रहा एक्रोपेट्रल। इस ट्यूशन में अगर एक्रोपेट्रल दिशा दे देते तो मैं गारंटी देता हूं 99% स्टूडेंट इस ट्यूशन को छोड़ के आते, अदर कोचिंग वाले भी सोल्व नहीं करा पाते। परंतु हमने अगर ये भी ना दिया होता ना जाइलम, तो भी हम इस क्वेश्चन का आंसर लेके आते, क्योंकि सबसे पहले तो सटीक आंसर लेके आते। यहां आपको बेटर नहीं मिलेगा अदर कोचिंग से। तो ये नहीं देखे कि हम उन कोचिंग्स की बुराई कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, वो भी बेटर देन पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो सब बेटर देन नहीं पढ़ा पाते। तो हम यही बता रहे हैं आपको कि ये क्वेश्चन 99% स्टूडेंट छोड़ते अगर जाइलम द्वारा आता। अगर एग्रो पैटर्न दिशा दिया होता तो ये क्वेश्चन 99% स्टूडेंट छोड़ देते। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एग्रो पैटर्न दिशा में जाइलम द्वारा ऊपर की ओर बढ़ता है, मतलब जाइलम मतलब जड़ से, जाइलम मतलब जड़, जड़ से बोल रहा है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर। अब बोल रहा है कि फ्लोएम बोल रहा है, मतलब फ्लोएम से फल, मतलब फल से मतलब ऊपर रखते हैं, फल से मतलब नीचे, नीचे आ रहा है। तो अब आपको दे दे, मतलब कि याद ये रखना है, जो भी भोजन या प्रकाश संश्लेषण होता है वो ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से ऊपर आता है? ऊपर से नीचे जाता है, क्योंकि ऊपर से पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, तो जिससे भोजन निर्माण होगा, भोजन निर्माण होगा तो ऊपर से नीचे आएगा, तो हो गया फ्लोएम। चलो जाइलम, जाइलम की बात करें, जाइलम मतलब जड़, जड़ से जल, मतलब कि नीचे से जल, नीचे जल नीचे डालते, ऊपर डालते जल, कोई पत्तियों पे जल डालते कोई नहीं डालते, नीचे जल डालते, नीचे से जल जाएगा कहां पे? ऊपर, ऊपर जाएगा मतलब जाइलम। तो क्या बोल रहा है? बढ़ता हुआ पोषक तत्व है नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर और पोटेशियम। मैं बात करूंगा, नाइट्रोजन नीचे की ओर पाया जाता है, पौधे में नीचे की पत्तियों में पाया जाता है। नीचे की पत्तियों का पीला होना, नीचे की पत्तियों का पीला होना नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की कमी है। पत्तियों का पीला होना नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, पत्तियों का
झड़ के गिर जाना ये किसकी कमी है? ये बताइए आप कमेंट करके। पत्तियों का झड़ कर गिर जाना आपको बताना है। मैं साथ में कैल्शियम, कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम पौधे के स्टेज में पाया जाता है। पादप प्रणाली में पाए जाने वाले पोषक तत्व जो केवल एक्रोपेट्रल दिशा में जाइलम द्वारा ऊपर की ओर कौन सा पोषक तत्व है? मैं बात करूं, ये ट्री बना रहा हूं, ये ट्री है, ये छोटा ट्री है, यहां कैल्शियम है, ये ऊपर पाया जाता है सबसे ऊपर। तो ये ट्री बड़ा हो गया, यहां से ये फैल गया, मतलब कि ऊपर की ओर कौन सा पोषक तत्व जा रहा है? वो कैल्शियम है। जो ऊपर की दिशा में गति करता है वो कैल्शियम है। कैल्शियम के कार्य है पौधे में, पौधे में कैल्शियम का कार्य, पौधे को जो फल आता है, फल एक तो फल में कठोरता को कम करता है कैल्शियम, फल में कठोरता को कम करता है कैल्शियम मुख्यतः। सेकंड बात करूंगा कैल्शियम का, थर्ड में बात कैल्शियम की, थर्ड बात करूंगा मैं कि ऊपर की दिशा में पाया जाता है, इसके साथ बोरोन भी पाया जाता है। ऊपर पौधे के शीर्षक में कैल्शियम और बोरोन पाया जाते हैं। सल्फर, सल्फर की मैं बात करूं, सल्फर और हाँ कैल्शियम की डिफिशियंसी से टमाटर में बात करूं, एक डिजीज लगती है कैल्शियम की डिजीज, कैल्शियम की कमी से टमाटर में डिजीज लगती है, बेल डिजीज, ब्लोजम एंड ग्रोथ। कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है ब्लोजम एंड ग्रोथ। जिसमें मैं बात करूं टमाटर होता है, जो टमाटर का नीचे का भाग है, मैं बात करूंगा जैसे टमाटर का टमाटर में नीचे की तरफ से नीचे का भाग खराब होना मतलब देर। अगर आपको दिख रहा है नीचे का भाग खराब है, अगर टमाटर का नीचे का भाग खराब है मतलब कि देर लग गया है। किसकी डिफिशियंसी? कैल्शियम की डिफिशियंसी, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बात करूं सल्फर, सल्फर तिलहनी फसलों में तेल निर्माण में सहायक है। ये दलहनी फसलों में 3 कार्य करता है, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथोनिन निर्माण में सहायक होता है। इसके साथ में बात करूं सल्फर की, तो ये तिलहनी फसलों में तेल निर्माण में सहायक है, समझ गए। थर्ड बात करूं पोटेशियम, पोटेशियम का कार्य है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, रंध्रों को खोलना एवं बंद करना है। सेकंड कार्य है दाने में चमक, रोग प्रतिरोधक, और फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना है। सेकंड है रंध्रों को खोलना है बंद करना, और एक है कि दाने या दाने की चमक बढ़ाना। ये है इसमें पूछा, तो इसका राइट देन आंसर में बात करूं तो राइट देन आंसर जाएगा कैल्शियम, जो ऊपर की दिशा में बढ़ता है कैल्शियम, इसका राइट देन आंसर जाएगा। देन न्यूट्रिएंट मूव्स अप ओनली इन एक्रोपेट्रल डायरेक्शन थ्रू जाइलम फाउंड इन द प्लांट सिस्टम फॉर नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर और पोटेशियम। एक बोल रहा है कि ऊपर की दिशा में एक्रोपेट्रल दिशा में कौन सा न्यूट्रिएंट जो जाता है वो जाता है कैल्शियम। इसके साथ एक और है बोरोन भी ऊपर ही पाया जाता है शीर्षक में। अगर सेल्स की पत्तियां गिर रही है हरी अवस्था में तो ध्यान रखना कैल्शियम की डिफिशियंसी है हरी पत्तियां, ये भी ध्यान रखना, मतलब शीर्ष पत्तियां, पौधे की शीर्ष की पत्तियां है वो अगर टूट कर गिरना मतलब कैल्शियम की डिफिशियंसी है, ये ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं 17 पोषक तत्वों की बात कर लेता हूं मैं एक बार। कौन कौन से 17 पोषक तत्व है? संरचनात्मक पोषक तत्व पढ़े होंगे आपने, तो पौधे की संरचना बनाते हैं, पौधे की संरचना बनाने वाले पोषक तत्व है संरचनात्मक पोषक तत्व, जो पौधे की संरचना निर्माण करते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व है। एक है क्रियात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व की मैं बात करूं तो पौधे के 95% भाग बनाते हैं CHOO, ये पौधे के 95% भाग बनाते हैं जो पौधे के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। संरचनात्मक क्रियात्मक की बात करूं 2 टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट में बात करूं मैक्रो, सेकंड में बात करूं माइक्रो। इसमें बात करूं मैक्रो में बात करूंगा, ये 2 टाइप का होता है। मैक्रो होते हैं, मैक्रो की डेफिनेशन बात करूं मैं, जिसको 1 ppm से अधिक की आवश्यकता हो न्यूट्रिएंट्स की वो है मैक्रो, जिसको 1 ppm से कम न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हो वो माइक्रो। इसमें आएंगे मैक्रो 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आते हैं NPK, सेकेंडरी में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये आते हैं प्राइमरी में, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। प्राइमरी में आते हैं NPK। अब मैं बात करूं माइक्रो, माइक्रो में आते हैं ट्रिक याद रखना, ट्रिक याद रखना इसकी, पे मन कु जन निकल बकल, मतलब कि फेरस, मोलिब्डेनम, निकल, जिंक, एक आता है कॉपर, एक आता है बोरोन, एक आता है एमन, और एक और आता है वो है कोबाल्ट, लास्ट आता है कोबाल्ट। 8 होते हैं जो माइक्रो होते हैं, 6 होते हैं मैक्रो, ये याद रखना है। 1 ppm से अधिक क्या हो सकता है मैक्रो, 1 ppm से कम क्या हो सकता है माइक्रो। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा कैल्शियम राइडेन, लगा लीजिएगा कैल्शियम राइडेन हो जाएगा, इसमें राइडेन कैल्शियम आंसर लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरपतवार नियंत्रण के लिए ग्लाइफोसेट का उपयोग इस रूप में किया जाता है।
बात होगी खरपतवार नियंत्रण की। ये ग्लाइफोसेट का उपयोग इस रूप में किया जाता है। ग्लाइफोसेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है ये बोलना चाह रहा है। उदरवेद पश्चात्मक चयनात्मक साधनासी, उदरवेद पश्चात गैर चयनात्मक साधनासी, उदरवेद पूर्व चयनात्मक साधनासी, उदरवेद गैर चयनात्मक साधनासी। मैं इसकी बात करना चाहूंगा चयनात्मक साधनासी। साधनासी को बोलते हैं वीडीसाइड। आपको बता दूं हर्बिसाइड, हर्बिसाइड जो खरपतवार नियंत्रण करती है, हर्बिसाइड वीडीसाइड भी खरपतवार नियंत्रण। परंतु आपको पता होना चाहिए कि एक और आती है निमेटोसाइड, एक आती है फंगिसाइड। तो ये भी क्या आती है, फंगस को नष्ट करने वाली फंगिसाइड, नेमेटोड को नष्ट करने वाली निमेटोसाइड। तो ये ध्यान रखना है। अब है चयनात्मक साधनासी, मतलब चयन कर रही है। चयन किसका कर रही है, प्लांट का, प्लांट का चयन कर रही है। मतलब एक लड़की है एक लड़का है, दो व्यक्ति है, एक लड़की है एक लड़का है, मतलब कि एक लड़की इसका चयन कर रही है या लड़का इसका चयन कर रहा है, ये इसी को नष्ट करेगी, ओनली इसी के ऊपर इफेक्ट डालेगी। परंतु गैर चयनात्मक साधनासी, एक लड़का है और एक लड़की है, ये इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, परंतु इसके साथ साथ जो इसके साथ वाले हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट जाएगा। मतलब कि इसके साथ साथ इसको भी नष्ट कर रही है। मतलब कि ये तो हो ही नष्ट है, इस प्लांट को नष्ट कर रही है। तो ये क्या हो गया, गैर चयनात्मक, मतलब चयन नहीं कर रही है, जो भी मिलेगा उसको पूरे को नष्ट कर देगी प्लांट को, तो गैर चयनात्मक। तो ये ग्लाइफोसेट है, गैर चयनात्मक साधनासी है। पश्चात गैर चयनात्मक साधनासी मतलब चयन नहीं करेगी, पूरे प्लांट को नष्ट कर देगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा उदरवेद पश्चात गैर चयनात्मक साधनासी। तो ग्लाइफोसेट पोस्ट इमरजेंसी, glyphosate is used for weed control as a post emergency selective herbicide, post emergency non selective herbicide, pre emergency selective herbicide, pre emergency non selective herbicide। तो इसका आंसर जाएगा post emergency non selective herbicide। मतलब ये सेलेक्ट नहीं करेगी, जो मिलेगा जो सामने आएगा उसे नष्ट करेगी, जो सामने आएगा उसे नष्ट करेगी, भले कोई भी हो वो नष्ट करेगी। मतलब नॉन सेलेक्टिव, अगर सेलेक्ट करिए सामने आ रही मतलब जिसके ऊपर डलेगा, जिसके ऊपर साधनासी को डाला जाएगा उसी जगह नष्ट करेगा, तो मतलब नो सेलेक्टिव हो गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा लीजिएगा उदरवेद पश्चात गैर चयनात्मक साधनासी, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आपको आगे और बताया जाएगा, जब अपनी 1/4 क्लास आएगी उसमें आपको पूरी तरीके से समझाया जाएगा वीड कंट्रोल मैनेजमेंट। वीड को कंट्रोल करते, वीड शब्द किसने दिया, वीड। आपको मैं बता दूं वीड के जनक है जेंथ्रोटूल है, इनकी एक बुक है वो है HHH होर्ज होइन हस्बेंड्री। इसमें वीड के बारे में बताया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। वीड के जनक जेंथ्रोटूल है, खरपतवार का राजा कहा जाता है वो है गाजर घास। आपको इसका बता दें अनुसंधान केंद्र है, वीड रिसर्च अनुसंधान केंद्र बोलते हैं, वो जबलपुर में है, जबलपुर है एमपी के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना है। ये 1988 में इसकी स्थापना की, 88-89 में स्थापना मानी जाती है, ये ध्यान रखना।